किसी शायर ने सच ही कहा है कि अगर हौसले बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। यानी कि तमाम बाधाएं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आपका मेहनत सच्चा हो। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है औरंगाबाद के गजेंद्र नारायण ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि गजेंद्र नारायण कोई और नहीं बल्कि बिहार झारखंड के एरिया कमांडर रहे इनामी नक्सली संदीप यादव के दामाद हैं। गजेंद्र ने हाल ही में आए यूजीसी की जेआरएफ नेट परीक्षा के परिणाम में 99% अंक लाकर नक्सल गतिविधियों में शामिल लोगों के बच्चों के बीच एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि गजेंद्र औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरियावा पंचायत के बरडी गांव के निवासी हैं और वर्तमान में वे केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। क्या कुछ कह रहे हैं गजेंद्र नारायण, सबसे पहले आप वो सुनिए। 10 अक्टूबर 2022 को हमारा एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं घर आने के बाद पापा हमसे पूछे कि कैसा गया एग्ज़ाम। पापा को हमने कहा कि पापा जेआरएफ हो जाएगा इस बार। क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट था, क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमने जो पढ़ाई कर रखी थी, हमने लगभग हिस्ट्री की जो किताबें आती है मोस्टली मैंने अंदर में मंगवा करके पढ़ाई कर रखा था। और एग्ज़ाम से निकलने के बाद मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद हम वापस दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ भी मैं सस्पेंड था, अभी भी सस्पेंड हूँ। मैं एक हमारे दोस्त हैं सत्येंद्र वर्मा, वो सीए हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। मैं उन्हीं के पास बैठा हुआ था और मुझे पता चलता है कि जेआरएफ का रिजल्ट आया। तो हम उसमें नाश्ता कर रहे थे, तो इसी दौरान वो देख करके मुझे बताते हैं कि गजेंद्र जी आपका जेआरएफ हो गया है। मुझे आंख से खुशी के आंसू आने लगे कि भैया मैंने इसके लिए बहुत कठिन मेहनत किया था, बहुत कठिन परिश्रम किया था। और स्थिति ऐसी थी कि वहाँ मुझे पढ़ाई करने के बाद खाने के लिए भी ढंग से नहीं मिलता था। जब मैं 12 बजे वापस लाइब्रेरी से अपने वार्ड आता था तो खाना इस तरह का मिलता था कि मानो दाल में सिर्फ पानी। सब्जी इतनी तीखी होती थी कि कोई आदमी एक बाइट भी नहीं खा सकता था, और चावल का बदबू ऐसा कि आप अपने नाक के पास ले नहीं जा सकते थे। स्थिति बहुत बुरी थी वहाँ। लेकिन चलो, जैसे ही मेरे दोस्त सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि आपका जेआरएफ हुआ है, मैं अपने पास्ट को भूल करके और मैं अब प्रण लेता हूँ कि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, मैं मानता हूँ कि मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हो। मैं जेएनयू में मैंने अभी फॉर्म भी भर रखा है, अभी पीएचडी का एंट्रेंस का वहाँ निकला हुआ था। अब मुझे सिर्फ वहाँ इंटरव्यू देना है। मैं चाहता हूँ कि बीएचयू से, डीयू से, या मेरा जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी रहा है बीएचयू, वहाँ से मैं पीएचडी करूँ और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में मुझे सेवा करने का मौका मिले। अब मैं एक चीज़ उन साथियों, उन भाइयों को बताना चाहता हूँ जो कठिन परिश्रम से गुजर रहे हैं, जिनकी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होगी, जिनको उचित माहौल नहीं मिलता होगा, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। मेरा उनसे आग्रह है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद अपने हौसलों को बनाए रखें। नहीं आ सकते हैं, उसमें हमारे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा था। हम 1 नवंबर को उपस्थित नहीं हो पाए। मैंने मेल कर दिया और स्पीड पोस्ट भी किया कि सर हम नहीं आ पाएंगे, अभी हमारे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है। और मेरी उस समय हेल्थ भी सही नहीं थी, मुझे डेंगू भी हो गया था। इसी दौरान 8 नवंबर को हमारे बड़े फादर जो पीएचडी में एसडीओ थे, उनका देहांत हो जाता है। 8 नवंबर को उनका देहांत हुआ तो फिर मैंने वापस एक ईडी ऑफिस में मेल किया कि सर मैं 8 तारीख को हमारे बड़े फादर की डेथ हो गई है, मैं घर आ रहा हूँ, मैं 22 तारीख के ऑफिस में आपके सामने उपस्थित होना चाहता हूँ। तो उन्होंने, हालांकि कोई भी उन्होंने सूचना मुझे नहीं दिया, फिर भी मैं 22 तारीख को ऑफिस में प्रेजेंट हुआ। और 22 नवंबर को हम ऑफिस में गए। लगभग 7.5 से 8 घंटे हमसे स्टेटमेंट लिया गया। 16 पेज हमसे लिखवाया गया, हर एक अमाउंट का। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 10,000, 5,000, 7,000
जब हम पढ़ाई करते थे 2006 से लेकर के 2014 तक हमारे फादर पढ़ाई के लिए हमें 5,000 7,000 जो हमारे अकाउंट में पैसा भेजते थे, हर एक का हिसाब मुझे देना पड़ा। हमसे 16 पेज लिखवाया गया। उसके बाद मुझे बताया गया कि गजेंद्र जी, मैं तो आपको समन भी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, बहुत प्रेशर है हमें, मजबूरन हमें करना पड़ा। हमारे जगह पर अगर आप भी होते तो आप भी यही करते। ये समय 22 नवंबर 2017 की है। मैं वापस दिल्ली आ जाता हूँ। एक महीने बाद मुझे 21 दिसंबर को एक लेटर प्राप्त होता है स्कूल में कि आपको एक समन किया गया था, आप समन पे उपस्थित नहीं हुए, आप पर क्यों न कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं वापस मेल करता हूं और स्पीड पोस्ट करता हूं कि सर, मैं ऑलरेडी 22 नवंबर 2017 को अपीयर हो चुका हूं, हमने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने मुझे कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। मैं उसका रिप्लाई दे दिया। 21 दिसंबर के बाद फिर 26 दिसंबर 2017 को एक और लेटर मिलता है कि गजेंद्र जी, आप ने समन के बावजूद ऑफिस में उपस्थित नहीं हुए, तो क्यों ना आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। ये समन, हम बैठ गए, हवा ऊपर से निकल गई और वापस खड़े होना है, उठ खड़े होना है और वापस उसी डेडिकेशन के साथ जो अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य निर्धारित किया है उसमें लग जाना है। एक बार मैं बताना चाहता हूँ, मेरी एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है कि मेरी तरह किसी और निर्दोष को बलि का बकरा ना बनाया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर 11,38,000 रुपये का आरोप है, जबकि जिस समय मेरे ऊपर केस हुआ था उसमें मेरी सैलरी लगभग 80 से 85,000 रुपये पर मंथ थी। उस दौरान हमने टोटल सैलरी से, टोटल वेतन से मैंने 35 से 36 लाख रुपए हमारे सैलरी के पैसे थे, वेतन के पैसे थे जो अकाउंट में आया था। और 35 से 36 लाख रुपए आने के बावजूद मैंने सिर्फ एक 10,68,000 रुपये का दिल्ली में एक फ्लैट बुक किया था, जिसका जो मैंने एडवांस पेमेंट किया था, उस फ्लैट का पोजीशन आज तक नहीं मिला है। मेरी उस समय की टोटल एज ए सेविंग मान लो 10,68,000 रुपये की जो मैंने एक फ्लैट में बुक किया था वही था। अब एक 36 लाख कमाने वाला बंदा क्या 11,38,000 रुपये सेविंग नहीं कर सकता है, प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है? लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मैं एक आग्रह करता हूं कि मेरी तरह किसी और निर्दोष को बलि का बकरा न बनाया जाए, किसी और को जीवन न बर्बाद की जाए। जीवन बहुत बहुमूल्य है और जेल में जीवन कैसे बीतता है वही लोग जान सकते हैं जो जेल में रह के आए हों। एक एक दिन बिताना जेल में ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ जैसा है। आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूं और जेल का नाम लेते हुए मेरे भी शरीर में रोम रोम सिहर जा रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सही को सही और गलत को गलत कहना नेल्सन मंडेला का कथन था कि वो साहस रखिए कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। सिर्फ ये कि प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, हमें मजबूरी है, हमें ये चीज़ करना है। आप किसी निर्दोष को बलि का बकरा, किसी मासूम को आप बलि का बकरा बना रहे हैं, आप उसको हथियार के रूप में यूज करके उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये सही नहीं है। चलो मेरे साथ हुआ, हम अपने आप को सेक्रीफाइस किए, लेकिन मेरी एक आग्रह है, मेरा मतलब हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि मेरी तरह कोई और निर्दोष को इस तरह से जीवन के साथ खिलवाड़ ना की जाए, उनके जीवन को बर्बाद ना किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। मैं काफ़ी व्यस्त था स्कूल में, उस समय क्लासेस चल रही थी कंटिन्यू। मैं 2-3 दिन नहीं जा पाया। फिर वहाँ से जो हमारे आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनका फ़ोन आता है कि गजेंद्र जी आप आइए। उस समय हम उनसे समय लिए, हम अगले दिन गए वहाँ गए तो उन्होंने मुझे लेटर पढ़ाया और मैं लेटर पढ़ा तो मैं अस्तब रह गया कि बताइए, मैंने तो कॉल सिर्फ इसलिए किया था कि ये जानने के लिए कि सर हमारा अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया गया।
हालांकि हमने तो हर चीज़ का जवाब सही से दिया था और आप संतुष्ट भी थे मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं होता है। फिर मैं वहाँ पे लेटर लिखता हूँ कि सर ऐसा नहीं है, हम किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं, हम एक साधारण से शिक्षक हैं, टीचर हैं, एक हैंड टू माउथ हैं, कमाते खाने वाले आदमी हैं, हमारी इतनी स्टेटस नहीं है कि हम ईडी जैसे ऑफिस में काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर को मैं धमकी दे सकूं। किसी तरह से केस वहाँ रफा दफा होता है, तब तक केस चल ही रहा होता है, समन प्राप्त होता है। मैं वकीलों से संपर्क किया, उसके बाद मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए गया। एंटीसिपेटरी बेल मेरा लोअर कोर्ट पटना से यानी सेशन कोर्ट से रिजेक्ट होता है। उसके बाद हम एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में भी लगभग 3-4 महीने पेंडिंग रहने के बाद वहाँ से भी रिजेक्ट होता है। उसके बाद हम 18 दिसंबर 2019 को हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होता है और ये कहा जाता है 4 महीने का अरेस्टिंग स्टे दे करके कि आप सेशन कोर्ट के समक्ष उपस्थित होइए और आपका बेल का मैटर जो सेशन कोर्ट में जज हैं वो डिसाइड करेंगे, जो कोर्ट रूल है या अपने मेरिट के हिसाब से। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 13 जनवरी 2020 को कोर्ट में मैं आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद मेरे वकील साहब ने अपनी बातों को मजबूती से रखा। मेरे पर मात्र 11,38,000 का केस था और वकील साहब ने बताया कि हुजूर ये शादी के बाद इनके अकाउंट में जो 7 लाख रुपया जमा हुआ है उस अमाउंट को ईडी कह रहे हैं कि ये पैसा उनके ससुर का है और शादी से साल भर पहले इनके अकाउंट में 5 लाख रुपया जमा हुआ, उसे ईडी इनका पैसा मानती है कि इनका खुद का पैसा 5 लाख है। तो जब शादी से पहले 5 लाख इनका पैसा हो सकता है तो शादी के बाद इनके अकाउंट में जो 7 लाख रुपया जो इनके द्वारा खुद ही जमा किया गया है, क्या वो पैसा इनका नहीं हो सकता है? लेकिन माननीय न्यायालय में बैठे न्यायाधीश महोदय ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि जब एंटीसिपेटरी। तो आपने सुना कि गजेंद्र का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जीवन में सिर्फ पढ़ाई की है, पढ़ाई के अलावा उन्होंने कभी किसी तरह का गैर कानूनी कार्य नहीं किया, लेकिन उन्हें फंसाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। वे अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं और वे अब जेएनयू में जाकर पीएचडी करेंगे। जेआरएफ पास करने के बाद उन्हें अब स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे वे पीएचडी पूरी कर बिहार में ही प्रोफेसर की नौकरी करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।